आज हम करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग आपको एग्जाम में जरूर आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन बहुत ही आसान होते हैं। लेकिन इसको अटेम्प्ट करने के लिए ना कई बार एक पिन पॉइंटेड चीज़ आपको क्वेश्चन सही कर जाती है। फ्री के मार्क्स हैं बिल्कुल, इसलिए आपको इसको सही तरीके से अटेम्प्ट करना है, राइट। सो मैच द फॉलोइंग में बेसिकली सबसे पहले कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। वो स्टेप्स क्या होते हैं? आपको केयरफुली इंस्ट्रक्शंस जो दिए हैं ना वो रीड करनी है। अब इसका मतलब क्या है? या तो आपको दिया होगा ए कॉलम एंड बी कॉलम को मैच करो, या आपको दिया होगा करेक्ट बताओ ए कॉलम और बी कॉलम में, राइट। या आपको दिया होगा इनकरेक्ट बताओ ए कॉलम और बी कॉलम में, राइट। अब इससे होता क्या है, बच्चे कई बार ना क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ये वाला पार्ट करना है जिसमें दोनों को मैच करना है, या ये वाला करना है सिर्फ एक ही बताना है आपको करेक्ट कौन सा है, या ये करना है जिसमें आपको सिर्फ इनकरेक्ट बताना है, राइट। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से नहीं करोगे, फ्री के मार्क्स हैं ये, बिल्कुल आसान। क्योंकि आपने जितनी बुक पढ़ी होती है ना एग्जाम के टाइम पे, फाइनल एग्जाम के टाइम पे पर्टिकुलरली, आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे आप, राइट। सो आपको कंटेंट पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है पहले, फिर उसके कंटेंट पढ़ने हैं, फिर आपको एक मैचिंग क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करना है। मैचिंग क्राइटेरिया में अगर 3 दिए हैं, 4 दिए हैं ए में, 3 या 4 दिए हैं बी में, अगर दोनों को आपने मैच करना है ना तो शायद ए का फर्स्ट पार्ट ना मिले, आपको पता लगे, सेकंड ना पता लगे, लेकिन थर्ड पता लग जाएगा तो उससे आपके बाकी सारे भी ऑटोमेटिक मैच होने शुरू हो जाएंगे। एक एलिमिनेशन मेथड होता है, राइट। वो केबीसी खेलते थे ना, तो कंप्यूटर जी 50% एलिमिनेट कर दो। सो एलिमिनेशन मेथड आप हमेशा यूज़ करो कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये रह गया, ये है, राइट, आंसर। सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ध्यान से करोगे, सही से करोगे, आपका ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, राइट। सो करना क्या है आपको, जब आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ो ना, आपको ये देखना है आपको बोला क्या क्या है, क्या वर्ड्स, फ्रेजेस, कुछ कंसेप्ट्स, क्या वो डेफिनेशंस हैं, ओके। उसके बाद आपको मैचिंग क्राइटेरिया फाइंड आउट करना है। मैचिंग क्राइटेरिया क्या होता है? कई बार ना जो ए पार्ट है जिसको आपने बी से मैच करना है, आपको ये जो ए पार्ट है वो डेफिनेशन होती है बी पार्ट की, विच मीन्स बी पार्ट में आपको ए पार्ट की समरी, ए पार्ट का डिटेल दिया होता है, ए पार्ट का एग्जाम्पल दिया होता है, ए पार्ट का कोई सिनोनिम या एंटोनिम कुछ दिया होगा। ये सब चीज़ें आपको मैच करनी है। बेसिकली आपको क्या ढूंढना है? एक कनेक्शन ढूंढना है दोनों के बीच में। अगर आप ए और बी में कनेक्शन ढूंढ दोगे, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 में कनेक्शन ढूंढ लोगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आपको कॉलम्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसका ए वाले इस पार्ट का आंसर ये हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस। एलिमिनेशन मेथड को हमेशा याद रखना, मैंने पहले भी आपको बताया। आपको ये अगर आप अनश्योर हो ना मैच के लिए, सो एलिमिनेट कर दो। यानी कि अगर आपको लगता है कि ये तो आंसर सवाल ही नहीं पैदा होता, एलिमिनेट कर दो उसको, राइट। केबीसी याद रखना, ओके। सो सिमिलर साउंडिंग ऑप्शंस होती हैं, कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो सिमिलर साउंडिंग ऑप्शंस पे आपको ध्यान देना है, आपको आपके आंसर्स पे प्रॉपर ध्यान देना है। जब आप मैच करो उसको एक बार दोबारा चेक कर लो कि क्या आपने वो मैच दी फॉलोइंग सही से क्राइटेरिया फिल किया है। क्योंकि जब आप चारों पार्ट्स या तीनों पार्ट्स जो भी कॉलम 1 में दिए हैं जिसको कॉलम 2 से मैच करोगे, जब आप पहले वाले पार्ट्स पढ़ लोगे ना, कर लोगे आंसर, जब आप कंप्लीट क्वेश्चन कर लोगे उसमें आपको पता लग जाएगा कि यार ये तो अच्छा, ये इसका आंसर है, ये बिल्कुल ठीक किया, ये बिल्कुल ठीक किया, यहाँ मिस्टेक है तो यहाँ मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ। बार बार रेगुलर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको मैच दी फॉलोइंग में समझ आना मुश्किल है। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या? प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी इनको सॉल्व करने की, उतना ही आप ध्यान से कर पाओगे। मैं एक एडिशनल चीज़ ऐड करता हूँ, नकल ना मारो इस चीज़ में, बिल्कुल नहीं देखो कि साथ वाला क्या कर रहा है, उसने क्या आंसर किया। मेरे को ऐसा लगता है आपकी विजडम, क्योंकि एग्जाम्स है ना, फाइनल एग्जाम्स हैं, आपकी विजडम जो आपने बुक पढ़ी है ना वो ज़्यादा पता है आपको, ठीक है। दूसरे बंदे ने किसी और तरीके से पढ़ी होती है, किसी ने रट्टा ही मारा होता है, उसको वैसे ही नहीं पता होता इन चीज़ों का। तो अगर आपने ध्यान से बुक पढ़ी है, आप इसका आंसर 110% खुद की विजडम के साथ कर लोगे, ठीक है। सो चलो हम क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहता है वो? फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स। अब करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स हमें चूज करनी है। अब देखो उसने किस चीज़ के बारे में बात की है, उसने शायद मनी या बैंकिंग चैप्टर से किया है। हमें इतना तो समझ आ गया ना कि उसने मनी और बैंकिंग चैप्टर से टच किया हुआ है। सो अब हम उस चैप्टर को अपने माइंड में अंडरस्टैंड, रिकॉल कर लेते हैं। तो वो बोला स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, प्राइमरी डिपॉजिट्स, कमर्शियल बैंक्स,
सेंट्रल बैंक। फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया। फिक्स्ड बाय द कमर्शियल बैंक क्या चीज़ होती है? डेरिवेटिव डिपॉजिट्स, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। अब मैंने ना क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ध्यान से नहीं देखा, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैंने तो पढ़ लिया था कि क्या करना है इसमें, ठीक है। तो आप क्या करते हो, SLR कहाँ है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, कमर्शियल बैंक ये करता है, ये करता है। सो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन उसने बोला करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स बताना है, बस कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, या ये वाली स्टेटमेंट सही है। सो सेंट्रल बैंक के फंक्शन सही हैं। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी फंक्शन प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक, राइट। तो एक नंबर क्वेश्चन था, 1 सेकंड लगा आपको करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ना मेरे को ऑप्शंस देख के ही समझ आ गया कि मेरे को मैच करने हैं, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मैच करना है, ठीक है। तो मेरे को चारों मैच करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अब डीमोनेटाइजेशन। आई थिंक आज की डेट में जो +2 में है ना, उनको सबको पता है डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, राइट। प्लानिंग कमीशन, हाँ ये मैंने एग्जाम्पल में भी आपको दिया था जब मैं दूसरा वीडियो बना रहा था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते। अब उसने बोला प्लानिंग कमीशन, फिर उसने बोला फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्लानिंग कमीशन ने ही तो बनाया था, लेकिन इसमें वो क्या कह रहा है, अगर मैं प्लानिंग कमीशन का आंसर 1951 कर दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में था, प्लानिंग कमीशन तो इसका मतलब 1950 में एस्टैब्लिश हुआ है, उससे पहले ही होगा ना, उसके बाद थोड़ी होगा। सो 2015 2016 वाली ऑप्शन तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान और प्लानिंग कमीशन के लिए खत्म हो गई, एलिमिनेट कर दी हमने। सो बेस्ट ऑप्शन क्या है, 1951 हो नहीं सकता, 2015 2016 हो नहीं सकता, तो व्हाट इज द ऑप्शन, द ऑप्शन इज 1950। सो लेट्स स्टार्ट डीमोनेटाइजेशन। दिमाग पे बोझ लगाओ। उस दिन हमारे प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब आए थे, भाई और बहनों आज से करेंसी लीगल टेंडर नहीं रहेगी। किस दिन बोला था ये, 2016, ठीक है, 8 नवंबर 2016। प्लानिंग कमीशन, अब ये प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो 1951 है, ये तो समझ आ गया, ठीक है। सो प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिशमेंट 1950। जब प्लानिंग कमीशन खत्म हुआ ना, लास्ट जो प्लान था हमारा 5 ईयर प्लान, वो 2012 से लेके 2017 तक था। तो जब वो प्लानिंग कमीशन खत्म ही कर दिया, 17 के बाद प्लान ही नहीं बना, इसका मतलब 17 से पहले की कोई डेट है। 16 इस क्वेश्चन में हो नहीं सकती क्योंकि वो डीमोनेटाइजेशन है, एलिमिनेट कर दिया। 50-51 हो नहीं सकती क्योंकि तो प्लानिंग कमीशन चल रहा था। अब हमें इतना तो पता ना कि प्लानिंग कमीशन को बंद करके नीति आयोग शुरू किया है, तो नीति आयोग कब का है, राइट। सो इस तरह से हमें इन चीज़ों के आंसर करने हैं, नीति आयोग 2015। सो ऑप्शन हमारे लिए कौन सी है, सी। डीमोनेटाइजेशन इज 2016, प्लानिंग कमीशन 1950, नीति आयोग 2015 एंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951। सो वी हैव यूज्ड, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताया ना, एलिमिनेशन मेथड इसमें। द नेक्स्ट वन अगेन मैच, okay, so involves cutting of fruits and vegetables, okay, इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ऑपरेशन फ्लड और वाइट रेवोल्यूशन, ये तो डायरी प्रोडक्ट्स को लेके था। ऑपरेशन फ्लड दूध, वाइट रेवोल्यूशन दूध। इन्वॉल्व्स यूज ऑफ कंप्यूटर्स, ये टेक्नोलॉजी है, ओके। इन्वॉल्व्स कैचिंग प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, ओके। ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड केयरिंग फॉर फार्म एनिमल्स, ये एनिमल हस्बेंड्री होता है, ठीक है। तो इसी बेस पे आंसर करेंगे। कल्टीवेटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या होता है, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को बोलते हैं। ऑपरेशन फ्लड, वाइट रेवोल्यूशन दूध, डेयरिंग, ओके। इन्वॉल्व्स यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू रिट्रीव एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी से रिलेटेड है। कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, सेलिंग ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। सो एक्वाटिक मतलब पानी वाले एनिमल्स कौन से हैं, फिशरीज, ओके। एंड 5 इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। सो वैसे भी ब्रीडिंग, रेयरिंग और केयरिंग एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है, राइट। सो फार्म एनिमल्स तो एनिमल हस्बेंड्री के अंडर ही आते हैं। तो सिंपलेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस, मैच द फॉलोइंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला चैप्टर।
ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन चाइना में हुई थी ना। शोज लेवल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, कितना डेवलपमेंट हुआ है, लेवल ऑफ ग्रोथ क्या है। जब भी ग्रोथ की बात होगी तो ह्यूमन ग्रोथ की बात होती है। 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन दी वर्ल्ड। ओके, ट्रांसफॉर्म एग्रेरियन इकोनॉमी इनटू मॉडर्न इकोनॉमी। ओके, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अब ऑप्शन है इंडिया, चाइना, HDI, पाकिस्तान एंड ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। सो बिल्कुल ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन चाइना, चाइना में हुआ था। ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन कौन से ईयर में हुआ था? 1966 में हुआ था, राइट, चाइना। इट शोज लेवल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री में जब ग्रोथ की बात होती है तो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात होती है हमेशा। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन दी वर्ल्ड, पाकिस्तान ही हो सकता है, इंडिया चाइना तो है नहीं, वो तो फर्स्ट सेकंड है। टू ट्रांसफॉर्म एग्रेरियन इकोनॉमी इनटू दी मॉडर्न इकोनॉमी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन यही था चाइना का। हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अब तो रह ही इंडिया गया ऑप्शन, राइट। सो इस तरह से ऑप्शंस एलिमिनेट करते जाओ, आंसर से ही करते जाओ। नेक्स्ट लो जी, मनी बैंकिंग वाले चैप्टर से CRR क्या होता है? मनी सप्लाई, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, रेपो रेट। सो ये क्या है? ये इनकी डेफिनेशंस हैं। द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन सिक्योरिटीज, टोटल करेंसी सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कैश डिपॉजिटेड कमर्शियल बैंक्स का, टोटल डिपॉजिट्स विद RBI, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स, राइट। सो इन 4 ऑप्शंस में से A is the answer. So let us see if actually the A is the answer. So CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो, CRR, राइट। सो CRR का मतलब क्या है? कितना कैश है आपके पास? कैश डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, टोटल डिपॉजिट्स विद RBI। कमर्शियल बैंक ने RBI के पास कितना डिपॉजिट है, राइट। सो दैट इज कैश डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड टोटल डिपॉजिट्स विद RBI, दैट इज CRR। मनी सप्लाई, जो भी करेंसी सर्कुलेटेड है इकोनॉमी में, मनी सप्लाई किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मार्जिन डिफरेंस होता है। आपने 10 लाख का लोन लिया लेकिन बैंक आपको 6 लाख ही लोन देगा। सो डिफरेंस क्या है? 4 लाख का। वाई? बिकॉज जो बैंक है वो लिक्विडिटी को थोड़ा स्क्वीज करना चाह रहा है, इसलिए वो चाहता है कि जो आपके पास अपना पैसा है ना वो आप सर्कुलेट करो, वो आप लोन के उसमें डिपॉजिट करो। तो जब आप वो पैसा 4 लाख रुपया जो बैलेंस है ना, अदरवाइज अगर बैंक आपको 8 लाख लोन देता तो आपको सिर्फ 2 लाख की मार्जिन रिक्वायरमेंट थी, लेकिन यहाँ पे 4 लाख है, विच मीन्स आपका अपना पैसा भी यूटिलाइज हो रहा है, लिक्विडिटी स्क्वीज कर रहा है वो। ओके, सो मार्जिन रिक्वायरमेंट, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड द वैल्यू ऑफ एसेट। नाउ रेपो रेट, द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन सिक्योरिटीज, कितना डिस्काउंट अवेलेबल है सिक्योरिटीज के ऊपर, दैट इज रेपो रेट। नेक्स्ट, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, महालोनोबिस जहाँ भी होंगे वही आंसर है। ग्रीन रेवोल्यूशन ओला 66-76, नीति आयोग अभी पीछे भी हमने किया था, चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्राइम मिनिस्टर, ये तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, सो इजी। दैट्स इट ऑन द मैच द फॉलोइंग। मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं, इन टिप्स को अगर आप ध्यान में रखोगे आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट होगा, आपका क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं होगी। बस आपने ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना है। आप क्वेश्चन प्रॉपरली रीड कर लोगे ना, आपका वहीं आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर आपने पढ़े होते हैं। जब आपने चैप्टर पढ़े होते हैं ना, आपको क्रक्स पता है उन चैप्टर्स का। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, अब आपको अगर फर्स्ट ऑप्शन नहीं आती है, सेकंड नहीं आती है, थर्ड आती है ना, वहीं से आपको लीड मिल जाएगा कि थर्ड का आंसर फॉर एग्जांपल 2 है, वहीं से आपको लीड मिल जाएगा। फोर्थ का आंसर नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इसका यही रह गया आंसर। सो एलिमिनेशन मैथड, राइट, वो सब मैथड्स आपने यूज़ करने हैं, तभी आपका मैच द फॉलोइंग ठीक होगा। हमें एग्जाम में ये ट्राई करनी है हमारा हर एक क्वेश्चन ठीक हो, बिकॉज पर्पज इज स्कोरिंग मोर मार्क्स, राइट। बाकी आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई टेक केयर, आई क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर एंड गुड बाय।